हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लासेस। बेटा आज मैं नाइन्थ क्लास का जो आपका इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, फूड सिक्योरिटी फोर्थ चैप्टर, उसको विद ट्रिक्स और आपको स्पेशल नोट से करवाने जा रहा हूँ। इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। जब भी आपने एग्ज़ाम देने जाना है, आपने मेरे नोट्स को रिवाइज़ करना है। एक बार वीडियो देखनी है, उसके बाद आपने नोट्स को रिवाइज़ करना है। तो आई एम 100% श्योर कि यहाँ तक आपका एक एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में यहाँ से ही पूछा जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम वीडियो को शुरू करते हैं। आपके चैप्टर जो है वो दो वर्ड से मिलके बना है, एक तो फूड और दूसरा सिक्योरिटी। ठीक है, ये जो चैप्टर है ये खाने के ऊपर ही है। ठीक है, बेसिकली इस चैप्टर में क्या बात की गई है कि सरकार गरीबों तक कैसे खाना पहुंचाती है। क्योंकि जो खाना होता है, अगर कोई भी फार्मर है या गरीब है, कोई भी पुअर क्लास है, अगर खाना खाएगी तभी काम करने के योग्य होएगी। ठीक है, तो इसीलिए चैप्टर का नाम पड़ा फूड सिक्योरिटी। हम पूरे एक वीडियो में इस चैप्टर को कवर कर देंगे। ठीक है, फुल वीडियो में करवा दूंगा। इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा एग्जाम में। तो बेसिकली चैप्टर का नाम है फूड सिक्योरिटी, खाने की कैसे सिक्योरिटी की जाए, मतलब वेस्ट नहीं करना हमने खाना। बेसिकली हम यहाँ पर सरकारी जो गतिविधियाँ हैं जो गवर्नमेंट चलाती है, टाइम टू टाइम पॉलिसीज़, कैसे गरीबों तक खाना पहुंचाया जा सके, तो वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली एक एक करके मैं सारे पॉइंट आउट आप यहाँ से आपको क्लियर करवा दूंगा कि कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो मैं बार बार बोलता होता हूँ कि हर एक चैप्टर में कुछ वर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, टर्म्स होती हैं। अगर आपको वो पता है तो चैप्टर अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। तो हम चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात आती है फूड सिक्योरिटी की डेफिनेशन। ठीक है, तो हम बार बार तो बोल रहे हैं फूड सिक्योरिटी फूड सिक्योरिटी। तो बेसिकली इसमें तीन चीज़ों का याद अपने रखना है। मैं पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ देता हूँ। फूड सिक्योरिटी क्या है? फूड सिक्योरिटी मीन्स, इसका मीन्स है अवेलेबिलिटी होनी, एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी। अब एक एक करके मैं इसको समझाता हूँ। सबसे पहले वर्ड आया है अवेलेबिलिटी। फूड की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। मान लो कोई सरकार है, गरीबों को फूड पहुंचाएगी कब? जब उसके पास होगा। तो फूड सिक्योरिटी एक तो अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड होती है, एक असेसिबिलिटी का मतलब होता है पहुंचाया कैसे जा सकता है, उसको कैसे एक्सेस किया जा सकता है, कैसे लोगों तक पहुंचाया जा सकता है जिससे वो यूज़ कर सके। एक तो अवेलेबिलिटी और दूसरा असेसिबिलिटी, और लास्ट वन इज़ अफोर्डेबिलिटी, अफोर्ड करना। अब मान लो सरकार है, फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट में प्राइस चल रहा है कोई भी दाल का 20 रुपीज़ किलो। ठीक है, अब सरकार क्या कर दे, उसकी दाल का प्राइस क्या कर दे, अगर सरकारी डिपो से लेनी है तो 40 रुपीज़, कोई ले पाएगा? तो अफोर्डेबिलिटी का मतलब क्या होता है? मार्केट से सस्ता अगर सरकार देगी तभी गरीबों को फ़ायदा होगा। तो ये अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ ऑल पीपल एट द टाइम, सभी लोगों को एक ही टाइम में अगर मौजूद करवा देती है सरकार, दे देती है, सभी को खाना दे देती है, तो उसको क्या बोलते हैं? फूड सिक्योरिटी। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई। जैसे मैंने आपको बोला था कि सरकार ने टाइम टू टाइम बहुत सारे प्रोग्राम चलाए हैं जिसके तहत वो सभी को खाना पहुंचा सके। तो हमने स्कीम्स याद रखनी है। तो बेसिकली फूड सिक्योरिटी योजना उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फूड सिक्योरिटी योजना। एक तो है NFWP और एक है AAY। आपने याद रखनी है, आपको एग्ज़ाम में आ सकती है। व्हाट आर द योजनास ऑफ फूड सिक्योरिटी? तो बेसिकली NFWP का मतलब क्या होता है? नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। ये उन्होंने प्रोग्राम चलाया है। कब चलाया है? 14 नवंबर 2004 में। इसमें क्या किया गया है? 150 प्लस डिस्ट्रिक्ट्स, 150 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में रूरल है, जो रूरल मतलब गांव के लोग। इसको याद रखने का तरीका, गांव के लोग कभी रुलते नहीं हैं। तो रूरल गांव, पुअर, जो रूरल गांव में जो पुअर लोग रहते हैं उनको फूड पहुंचा सके सस्ते दामों पे, उसके लिए कौन सा जो योजना लागू की गई है? NFWP। आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, एक्सप्लेन अबाउट NFWP। तो आपने ये सारी बातें लिखनी है जैसे मैंने बोली है। उसके बाद सेकंड वन इज़ AAY, अंत्योदया
अन्ना योजना, ये इसको एज इट इज़ याद रखना पड़ेगा। ये जो है इस पता है क्या आता है एग्ज़ाम में, एक तो स्कीम का नाम पूछा जा सकता है 1 नंबर में, और दूसरा क्या पूछा जा सकता है उस स्कीम में है क्या। इसमें क्या है, प्रोवाइड 35 किलोग्राम फूड फॉर एलिजिबल फैमिली। एलिजिबल फैमिली क्या होगी, ऐसे नहीं है कि मुकेश अंबानी भी ले सकता है, क्यों, क्योंकि वो तो अमीर है, वो तो ले सकता है। बेसिकली जो भी योजनाएं चलाई जाती हैं, जो भी स्कीम चलाई जाती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ पुअर फैमिली के लिए ही चलाई जाती है, ताकि उनको खाना मिल सके और वो काम कर सके। काम करेंगे तो अपनी फैमिली का पेट पालेंगे और टैक्स भी पे कर सकेंगे जो वो करना चाहते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको फूड सिक्योरिटी 2 योजनाओं के बारे में अच्छी तरह पता चल गया है। ठीक है, ये इसका लोगो भी मैंने लगाया है, देखो ये यहाँ दिख रहा होगा आपको, NFC। इससे क्या होता है, आपको इमेज देखने से आपको क्या होता है, आसानी से चीज़ों को याद करने में आसानी होती है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ, फूड सिक्योरिटी किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड होती है। अब सरकार ने फूड अगर गरीबों को पहुंचाना है तो वो किसके ऊपर डिपेंड होता है। सबसे पहले फूड सिक्योरिटी, फूड प्रोडक्शन। हाँ जी, अगर किसान फूड प्रोड्यूस करेगा तभी सरकार उससे खरीदेगी, आगे सस्ते दामों पे बेचेगी। अगर सरकार ही नहीं, किसान ही नहीं उसको प्रोड्यूस करेगा तो फूड मिलेगा ही नहीं, होएगा ही नहीं। जैसे किसान आंदोलन चला था, किसानों ने लिखा था ना, नो फार्मर नो फूड। ठीक है, ये लोगो बना था उनका। तो बेसिकली अगर किसान प्रोड्यूस ही नहीं करेगा तो वो आगे सरकार कैसे एक्सेस करेगी। दूसरा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये आगे मैं पूरी डिटेल में कराऊंगा, आपने बस इतना ही अभी तक ध्यान रखना है। जो फूड सिक्योरिटी है वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, उसके बाद आता है बफर स्टॉक्स। बफर स्टॉक क्या होते हैं, ये आगे पूरी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। आपने एक बार समझ लो, ये शॉर्ट क्वेश्चन ही है आपका। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन आता है फूड सिक्योरिटी इज डिपेंडेड अपॉन डैश डैश एंड डैश, तो फर्स्ट है फूड प्रोडक्शन एंड सेकंड वाज इन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको बोलते हैं PDI। ये शॉर्ट फॉर्म बड़ा आपने ध्यान रखना है। उसके बाद आता है बफर स्टॉक एंड लास्ट वन इज विजिलेंस ऑफ गवर्नमेंट्स एट द टाइम ऑफ नेशनल कैलमिटीज़। अब नेचुरल कैलमिटीज़ क्या होती हैं, अब मान लो कोई भूचाल आ जाता है, ठीक है, और सुनामी आ जाती है। ठीक है, तो इस टाइम में ये देखो मैंने पिक्चर भी लगाई है। अब इस टाइम में क्या होएगा, अमीर नहीं है, वो गरीब ही बन जाएगा। मान लो ये पूरी सारी सुनामी आई, ये बिल्डिंग बहा के ले गई, ठीक है, तो वो क्या होएगा, उसका घर टूट जाएगा, वो बेघर हो जाएगा। इस टाइम पे अगर सरकार के पास फूड है तो वो लोगों को प्रोवाइड करवा सकती है। ठीक है, मैंने फूड प्रोडक्शन के बारे में बता दिया और विजिलेंस ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बता दिया कि नेचुरल कैलमिटीज़ मतलब क्या होता है कि जो भूचाल, भूकंप, कुछ भी बोल सकते हो आप। ठीक है, बारिश ज़्यादा पड़ गई, सभी घर तबाह हो गए, तो इस चक्कर में क्या होता है, सरकार के पास जितना भी फूड होता है गरीबों तक पहुंचाना। अभी तक आपको ये पता चल गया होगा कि चैप्टर में है क्या। चैप्टर में क्या है, फूड, और फूड जो सरकार है गरीबों तक कैसे पहुंचा सकती है आम टाइम में और किसी मुसीबत के टाइम में। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ गया। ये कॉन्सेप्ट है, अगर कॉन्सेप्ट पेपर में आपको पूछे जाते हैं तो यहाँ से आप 100% यहाँ से लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आती है बात नीड ऑफ फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी की तो बातें हमने बहुत सारी कर ली कि इसकी ज़रूरत क्या है। पहली ज़रूरत, ठीक है, ये जो मैंने पीछे छोड़े ना PDI, ये सारे मैं आगे पूरे डिस्कस कराऊंगा डिटेल में। ठीक है, उसके बाद आता है नीड ऑफ फूड सिक्योरिटी, क्या ज़रूरत है। अब पता है क्या होता है, पहला इसकी ज़रूरत है पॉवर्टी, गरीबी में अगर सभी को सस्ता रेट में खाना मिल जाएगा तो इससे बढ़िया क्या बात होएगी। और नेचुरल कैलमिटीज़, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। पहली ज़रूरत है, गरीबी में ज़रूरत है फूड सिक्योरिटी की, फूड को सिक्योर तरीके से गरीबों तक पहुंचाना। और नेचुरल कैलमिटीज़ मतलब कोई मुसीबत के टाइम में क्या पहुंचाना, खाना गरीबों तक पहुंचाना। अब दूसरा इसकी ज़रूरत क्या है, अनइक्वली प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। अब पता है क्या होता है, हमारी जितनी भी स्टेट हैं, 28 स्टेट हैं, अभी तक तो 28 हैं। इस वीडियो में देखने के बाद अगर बढ़ कम जाती हैं तो वो बाय द टाइम आप देख सकते हो। अभी तक कितनी स्टेट है, 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, अब कहना क्या चाहते हैं दूसरे पॉइंट में, अनइक्वल प्रोडक्शन होती है। अब ऐसा तो नहीं है कि सभी स्टेट्स में
इंडिया की 28 स्टेट में सभी में प्रोडक्शन बढ़िया होएगी। अब हमारे कुछ ही स्टेट्स हैं जहाँ पर प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, ठीक है। अब सरकार का एम क्या है कि सभी में प्रोडक्शन ज़्यादा करवाना, ताकि गरीबों तक खाना पहुँचाया जा सके और सरकार के पास ज़्यादा फूड स्टॉक में हो सके, ताकि मुसीबत में भी वो किसानों से हेल्प लेके क्या कर सके, गरीबों को बांट सके। इसमें क्या है, फूड प्रोड्यूस ओनली। अब आपको आ जाए कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन फूड की कहाँ पर होती है, सबसे ज़्यादा फसलें कहाँ पर होते हैं, पंजाब में, यूपी में, आंध्र प्रदेश में और हरियाणा में। ये 4 स्टेट आपने याद रखनी है, यहाँ पर ही वो ज़्यादा फूड बनता है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, ठीक है। अब ये भी ज़रूरत क्या है, एक तो प्रोडक्शन ज़्यादा करनी ताकि सरकार के पास स्टॉक ज़्यादा हो और गरीबों को बांट ज़्यादा दे, ठीक है। और गरीबों को बांटे कब, मुसीबत में या कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज़ आई। दूसरा इसका क्या ज़रूरत है, ओवर पॉपुलेशन। हमें पता है कि इंडिया में सेकंड नंबर पे आता है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। अब धीरे धीरे इसकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, ये भी एक टेंशन है, इसीलिए फूड सिक्योरिटी की बड़ी ज़रूरत है। अब मान लो घर में 10 बच्चे हों और खाना एक का हो तो वो बैलेंस हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। अब मम्मी को क्या चाहिए कि खाना ज़्यादा होना चाहिए, वही मम्मी की जो ड्यूटी है वही सरकार की ड्यूटी है कि सरकार के पास ज़्यादा खाना होना चाहिए, ताकि वो मुसीबत में अपने बच्चों को नहीं सॉरी अपने देशवासियों को या गरीबों को वो खाना दे सके। इसमें क्या है, 1951 में पॉपुलेशन कितनी थी हमारी, जो फूड से रिलेटेड है 3.6 मिलियन टन ज़रूरत थी। अब 2015 में कितनी होगी, 41 मिलियन टन की। अब धीरे धीरे बढ़ रही है, ये सरकार का जिम्मेदारी बनेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको क्या हो सके कि फूड से लोगों की हेल्प किया जा सके। और लास्ट वन इज़ करप्ट एडमिनिस्ट्रेटेड प्रैक्टिस। अब पता है क्या होता है, अब आपने इंडिया में सुना ही होगा कि करप्शन हर जगह पर है। अब मान लो किसी की ड्यूटी लगाएगी कि आपने ये खाना है, 20 रुपीज़ किलो है उसके पास चावल, राइस, ठीक है। एक बात करता हूँ, एक ऑफिसर की, यहाँ पर मैं क्लियर करके थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ, ये हम इस पॉइंट के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। मान लो सरकार ने एक ऑफिसर की ड्यूटी लगा दी कि आपने राइस जो है, ठीक है, राइस 10 रुपीज़ किलो गरीबों को देने हैं, ठीक है। अब वो क्या करता है, गरीबों को नहीं बांटता, वो अपने घर ले जाता है या क्या करता है, मार्केट में 2 नंबर में या ब्लैक मार्केट में बेच देता है, ठीक है। ये तो उसके ऊपर डिपेंड होएगा ना। ये भी सरकार की ड्यूटी बनती है कि सिक्योरिटी बनती है कि इस चीज़ को भी इम्प्रूव किया जाए। इस चीज़ को इम्प्रूव कैसे किया जाएगा, यहाँ पर मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, आपको एग्जाम में भी आ सकता है। टू इम्प्रूव द फूड सिचुएशन इन कंट्री बाय गवर्नमेंट द्वारा ही इसको सिचुएशन को सुधारा जा सकता है। सरप्राइज़ चेक, मतलब जैसे आती नहीं, फ्लाइंग आती है पेपरों में, वैसे ही सरकार को क्या करना चाहिए, टाइम टू टाइम सरप्राइज़ चेक किया जा सके, ताकि कोई भी रिश्वत लेता पकड़ा गया तो उसको सस्पेंड किया जाए, नौकरी से निकाल दिया जाए, फाइन लगे उसके ऊपर या केस चले उसके ऊपर, ताकि जो खाना है जिसके लिए है उसको ही मिले, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया। इससे आगे बढ़ने से पहले अगर बेटा ये नोट्स आपने लेने हैं, आपने क्या करना है, सिर्फ एग्जामिनेशन से जाने से पहले नोट्स रिवाइज करने हैं। वीडियो दोबारा को देखनी है तो वो तो आपकी मर्जी है। अगर आप क्या करोगे, नोट्स को ही रिवाइज कर जाओगे एक बार वीडियो देख के, तो आप, मैं 100% श्योर हूँ यहाँ से आपको एक क्वेश्चन कवर हो जाएगा, ठीक है। और मेरे आप नोट्स विद माई लोगो और विदाउट माई लोगो भी डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पर लोगो जो लगा है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से अच्छी तरह इसको डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद बात आती है प्राइजेस की। प्राइजेस अब हर चीज़ है, अब मान लो सरकार ने भी देना है तो कोई ना कोई तो प्राइज़ होएगा ना, फ्री नहीं बांट सकती। तो एक टर्म आपने याद रखनी है, कौन सी, MSP, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मिनिमम स्पॉट प्राइस। ये क्या होता है, डिक्लेयर बाय गवर्नमेंट। हर साल गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है, एवरी ईयर, हर साल, बिफोर सोइंग सीजन 2। सोइंग मतलब बीजने से पहले वो मिनिमम स्पॉट प्राइस को डिक्लेयर कर देती है, टू इंसेंटिव टू द फार्मर। जैसे इंसेंटिव होता है, जैसे मैंने 10 रुपये का काम किया, ऊपर से मेरे को काम बढ़िया करने के 1 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। कितने मिल गए मेरे को, 11। तो इंसेंटिव्स का मतलब क्या होता है, काम अच्छा करने के लिए किसानों को दिया जाता है, फॉर राइजिंग द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। अब पता है क्या है, किसान को
इंसेंटिव सरकार देती है कि आपने अच्छा काम किया है। अब मान लो एक जगह है जहाँ पर 10 किसान हैं, ठीक है, और उस जगह में रहने वाले टोटल फैमिलीज कितनी है, 1000। अब सरकार को ये ध्यान रखना पड़ेगा, अगर 10 ये उगाएंगे तभी ये 1000 खा पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए उनको थोड़ी सी सुख सुविधाएं, थोड़ी सी इंसेंटिव दी जाती है, ताकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है किसानों को हौसले के लिए। हाँ जी, आपको इतना प्राइस मिलेगा ही मिलेगा, आपकी खेती बाड़ी के लिए आपने जो उगाया है आपको इससे कम नहीं मिलेगा। इसलिए किसान को भी क्या होता है, थोड़ा सा हौसला होता है कि हमें इतने पैसे मिलेंगे सरकार से, ठीक है। अब आपको कॉन्सेप्ट पेपर में ये आ सकता है, ये एफसीए में आपको करवाता हूँ, पहले ये करवा दूँ। नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नेगेटिव इम्पैक्ट क्या क्या हो सकते हैं वो हमने डिस्कस करने हैं। ये सारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये गवर्नमेंट द्वारा तय किया जाता है। गवर्नमेंट ही किसानों से फूड लेके वहाँ पर स्टॉक में रखती है, ताकि मुसीबत में किसी को क्या दिया जाए, हेल्प दी जाए। तो फर्स्ट इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, इट इंक्रीज ए बर्डन ऑन गवर्नमेंट ट्रेजरी। अब खजाना होता है, ट्रेजरी मतलब, तो बेसिकली अगर किसानों से वो ज़्यादा माल खरीदेगी सरकार तो उसके ऊपर बर्डन भी पड़ेगा, ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। किसान ने तो अपने पैसे लेके चले जाना, नेक्स्ट खेती करनी है, तो सरकार के ऊपर ही बर्डन होएगा ना, उसको संभाल के रखना जो भी उसने लिया है, ताकि गरीबों को दे सके वो, ठीक है। दूसरा, राइजेज द ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज कॉस्ट ऑफ एफसीआई। एफसीआई क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, पहले आपने इस पॉइंट को समझना है। अब सरकार को क्या आएगा, ट्रांसपोर्टेशन के में खर्चा आएगा। अब मान लो ऐसे तो नहीं है कि सरकार बिल्कुल नज़दीक बैठी किसानों के, हाँ भी आपने दिया और उस सरकार ले गई, तो कहीं पे खेत होएंगे, दूर ही होएंगे, उसको ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा पड़ेगा सरकार को। स्टोरेज कॉस्ट, हाँ जी, अब मान लो सरकार ने 10 किलो, छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, 10 किलोग्राम उसके लिए, अब 10 किलोग्राम लेने के लिए उसको रूम भी तो चाहिए सरकार को स्टोरेज करने के लिए, ठीक है। ये भी एक मुसीबत हो सकती है, मान लो कल को क्या हो, वहाँ पर चूहे घुस जाए या वो अनाज ख़राब हो जाए, तो सरकार को तो पूरा लॉस होएगा ना। तो यही नेगेटिव इम्पैक्ट है, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है राइजेज द मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट। हाँ जी, मेंटेन रखना, वही बात आ गई। अब मान लो कोई रूम है, वहाँ पर कनक रखी किसानों की सरकार ने लेके एमएसपी पे लेके, ठीक है। अब क्या करेंगे, सरकार को पूरी मेंटेनेंस का खर्चा उठाना पड़ेगा। हाँ जी, देखना पड़ेगा रूम में कोई कॉकरोच, कोई चूहा, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं घुस गई है, रूम सही है ना, बारिश होती है तो लीकेज तो नहीं होती। ये सारा मेंटेनेंस का खर्चा किसको देना पड़ता है, गवर्नमेंट को। ये थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट है एमएसपी का, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, एफसीआई। सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म होती है, इसका लोगो देखो ये होता है, ठीक है। हिंदी में बोला जाता है भारतीय खाद्य निगम, ठीक है। इंग्लिश में बोला जाता है इसको फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। जितना भी फूड है, फूड सही जा रहा है, सही ढंग से किसानों के पास, किसानों से लेके जाके गरीबों तक जा रहा है, कोई बीच में गड़बड़ तो नहीं हो रही है, करप्शन तो नहीं है, ये सारा देखती कौन है, एफसीआई। जैसे आपकी एग्जामिनेशन में चीटिंग नहीं होती, वो कौन देखता है, टीचर देखता है, वैसे ही ये प्रोसीजर में फूड किसानों से लेने तक, गरीबों तक पहुंचाने में कोई भी घपला तो नहीं होता, ये कौन देखता है, एफसीआई। एफसीआई के बहुत सारे काम होते हैं, आपको काम आ सकते हैं कि व्हाट इज़ द वर्क ऑफ एफसीआई। तो बेसिकली आपने याद रखना है एक एक करके। एफसीआई की फुल फॉर्म होती है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। परचेजेस फूड, परचेज करती है फूड किससे, फार्मर से, फ्रॉम फार्मर एट एमएसपी से एफसीआई। अब पता क्या है, अब गवर्नमेंट ने फूड लेना है एमएसपी से, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस रख दिया। अब वो लेके कौन देगा, एफसीआई, किसानों से। गवर्नमेंट सीधी नहीं जाती, वो एफसीआई को भेजती है। अब गवर्नमेंट मतलब प्रिंसिपल, एफसीआई मतलब टीचर। अब टीचर जाएगा स्टूडेंट के पास, कितना उसको आता है चेक करने के लिए, गवर्नमेंट सीधा प्रिंसिपल नहीं आता होता। तो वैसे ही गवर्नमेंट ने एमएसपी तो सेट कर दी, तो एफसीआई जाएगी सारा चेकिंग करने की, इस किसान की फसल अच्छी है, सही ढंग की है, क्या है सारा सिस्टम, ठीक है। दूसरा पॉइंट, एफसीआई हेल्प टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज ऑफ फूड ड्यूरिंग कैलेमिटीज। हाँ जी, मुसीबत के समय कितना फूड शॉर्ट है, कितना कि कहीं पे चाहिए,
वो सारा कौन बताता है? एफसीआई बताती है गवर्नमेंट को, फिर गवर्नमेंट आगे किसानों से खरीदती है। ठीक है, मतलब एफसीआई सारे काम करती है, कितना कमी है, कहाँ पर भूचाल आया है, कहाँ पर ये सारा कुछ हो रहा है, तो सारा क्या है, मतलब एफसीआई डिसाइड करती है। मान लो भूकंप आ गया कहीं पे, बहुत सारे देशों में भी इसका, देश तो छोड़ो, बहुत सारी स्टेट्स में बहुत सारा नुकसान हुआ है, तो क्या होगा, बेघर हो जाएंगे सभी, तो उनके घर टूट जाएंगे, तो वो तो बेघर हो गए, तो उनके लिए खाना कौन पहुँचाएगा? एफसीआई के थ्रू गवर्नमेंट पहुँचाएगी। ठीक है, ये आई होप 2 पॉइंट आपको समझ आ गए। दूसरा, गिव फूड चीप टू पुअर लो देन मार्केट प्राइस। हाँ जी, यही फ़ायदा है। अब मान लो मार्केट में चावल का रेट है, राइस का रेट है 100 रुपीज़ किलोग्राम। ठीक है, अब एफसीआई का क्या काम होएगा, उसको बहुत सारे कम रेटों पे पहुँचाना, जैसे 20 रुपीज़, 10 रुपीज़, ये आगे बताएंगे कैसे पहुँचाती है एफसीआई, कैसे गरीबों तक खाना पहुँचाती है, ये सारा डिस्कस करवाऊंगा आगे। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड आल्सो सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर भी कर दिया करो बेटा। उसके बाद आता है वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट द फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। हाँ जी, फूड सिक्योरिटी जो हम पढ़ रहे हैं इंडिया में, उसका सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट क्या है? एफसीआई। एफसीआई होएगा तभी गवर्नमेंट अच्छे तरीके से, सही ढंग से कैलकुलेशन करके गरीबों तक पहुंचा सकेगी। आई होप यहाँ तक आपको एफसीआई और एमएसपी के बारे में अच्छी तरह पता चल गया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, हाँ जी, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है, ग्रीन रेवोल्यूशन। अब ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, इसको पहले ध्यान से समझो। ठीक है, पहले किसान क्या करता था, पुराने तरीके से खेती बाड़ी करता था। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन का बेस है सीड। सीड का मतलब होता है बीज। अब ध्यान से सुनना, पहले किसान क्या करता था, पुराने तरीके से खेती बाड़ी करता था, पुराने सीड थे, उस पुराने सीड को बोला जाता है ट्रेडिशनल सीड्स, और नए सीड्स को बोला जाता है HYV सीड्स। मैं इसकी फुल फॉर्म नहीं बताऊंगा, मैंने बहुत बार बता दी, मेरे को कमेंट बॉक्स में आपने बताना है HYV सीड्स की फुल फॉर्म क्या होती है। 2 तरीके के बीज होते हैं, एक तो पुराने बीज, एक नए बीज। अब डिफरेंस क्या होता है, मान लो ये ओल्ड है और ये न्यू है। ओल्ड में पुराने बीज है, मान लो मैंने एक किसान हूँ, बीज मैंने बोया एक बीज बोने से मेरे को 10 किलोग्राम फ़ायदा हुआ, 10 किलोग्राम यहाँ से खेती मिल गई। अब न्यू किस्म के जो बीज बोऊंगा, एक बीज, उससे 20 किलोग्राम का फ़ायदा होएगा। वो किसान कौन से बीज अपनाएंगे फिर? न्यू किस्म के। तो जब न्यू किस्म के बीज आए, उसको क्या बोला जाता है? ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, ग्रीन रेवोल्यूशन से आपको आ सकता है व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या होता है, हाई एग्रीकल्चर प्रोडक्शन क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है, मेक इंडिया सेल्फ सफिशेंट का मतलब होता है आत्मनिर्भर। इंडिया को अगर आत्मनिर्भर बनाना है तो उसको नए तरीके से काम करना होगा। अब ये सारी चीज़ें लिंक है, किसान, बीज, एफसीआई, गवर्नमेंट। ठीक है, आगे पॉइंट है हाई रेट ऑफ ग्रोथ इन पंजाब एंड हरियाणा। हाँ जी, ये तो हमको पता ही है, हमने पीछे ही पढ़ा है। पंजाब और हरियाणा ऐसी स्टेट है जहाँ पर क्या होता है, ज़्यादा खेती होती है। 2 और थी, वो आपने मेरे को कमेंट बॉक्स में बतानी है, पीछे ही करवाई है अभी। ठीक है, हाई ग्रोथ ऑफ वीट एंड राइस। सबसे ज़्यादा ग्रीन रेवोल्यूशन की उपज सबसे ज़्यादा किसको इफेक्ट की थी? वीट और राइस की प्रोडक्शन बड़ी ज़्यादा हुई थी, HYV सीड्स थे। ठीक है, लास्ट वन इज तमिल और आंध्र प्रदेश में भी इंक्रीज ऑफ राइस। हाँ जी, राइस कहाँ पर सबसे ज़्यादा हुए थे? तमिल में और आंध्र प्रदेश में। तो ये थे इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन जो हमने अच्छी तरह कर ली है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट, अब हमने 3 बातों को ध्यान में रखना है। ठीक है, पहले तो हमने किसान, फार्मर के बारे में देख लिया, वो बोता है। उसके बाद एफसीआई के बारे में देख लिया कि फूड कॉर्पोरेशन, अब एफसीआई जाएगी फार्मर के पास। ठीक है, उससे पहले क्या होता है? गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट ने, अब इस स्ट्रक्चर को समझो ध्यान से, गवर्नमेंट है सबसे ऊपर, गवर्नमेंट ने क्या सेट कर दिया? MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस उसने लागू कर दिया। अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस को देखते हुए एफसीआई फार्मर के पास जाएगी, हाँ जी चेक कराओ आपकी फसलें अच्छी है कि नहीं अच्छी।
अगर यहाँ से टिक हो जाए तो एफसीआई लेटर लिख के देगी गवर्नमेंट को, हाँ जी आपने जो किसान चुना है वो सही है, ठीक है, इसकी फसल सही है, तो गवर्नमेंट इसको स्टॉक करके रख लेती है ताकि आगे आने वाली हम मुसीबतों में अब इसको दे सके। अब अगला फेस आता है इसका कि गवर्नमेंट जो है वो किसानों तक कैसे खाना पहुंचाएगी। हमने वो सारा प्रोसीजर देख लिया। एफसीआई का काम इतना ही है बस चेक करना, ठीक है, वो चेक करके बता देगी हाँ जी गवर्नमेंट जी आपने जो सिलेक्ट किया था अच्छा है। अब गवर्नमेंट कैसे पुअर तक पहुंचाएगी अपना खाना, वो है उसको बोला जाता है पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, इसको जूम कर देता हूँ। इसकी फुल फॉर्म आपने याद रखनी है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये आपको आ सकता है एक्सप्लेन पीडीएस 2 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। अब क्या होता है, अंडर पीडीएस द गवर्नमेंट हैज़ ओपन मोर देन 5 लाख रेशन, किराना जो राशन शॉप्स होती हैं आपने देखी होगी, ठीक है, जहाँ पर ये देखो पिक्चर भी लगाई है, जहाँ पर सस्ते डिपो वगैरह नीले कार्ड जहाँ पर बने होते हैं लोगों के, वहाँ पर प्रोवाइड फूड रीजनेबल रेट टू पुअर। सिर्फ पुअर लोगों को ही मिलेगा यहाँ पर रीजनेबल, मुकेश अंबानी जाएगा उसको नहीं मिलेगा क्योंकि राशन कार्ड उसका ही बना होता है जो पुअर फैमिली होती है, ठीक है। तो बेसिकली राशन कार्ड दिखा के 5 लाख से भी ज़्यादा राशन शॉप बनाई है, जिसको ड्यूटी लगाई है सरकार ने कि आप वहाँ पर जाके क्या कर सके हैं, गरीबों को खाना पहुँचा सके, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई। अब बात करते हैं राशन शॉप के ऊपर भी आपको कॉन्सेप्ट आ सकता है पेपर में। अब पता है क्या होता है, राशन शॉप ये होती है जो मैंने पिक्चर लगाई है। राशन शॉप का काम क्या होता है, कीप स्टॉक ऑफ शुगर का कैरोसिन। अब कैरोसिन क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि आग लगा के वो चूल्हे होते हैं, सिलेंडर नहीं, उसमें कैरोसिन लगती है कि तेल डलता है, तो बेसिकली वहाँ से वो खाना पकाते हैं तो तेल ही होता है कैरोसिन ऑयल। इसको स्टॉक करके रखना। आल्सो कॉल्ड फेयर शॉप प्राइस, इसको क्या बोला जाता है, फेयर मतलब यहाँ पर किसी को चीटिंग नहीं की जाती, पूरा सही ढंग से पैसे लेके काम किया जाता है, किसानों को या गरीबों को दिया जाता है। ये देखो यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं अपना राशन लेने के लिए, ये देखो आपने देखा भी होगा। यहाँ पर क्या करते हैं, ये एक ऑफिसर होता है जिसकी ड्यूटी सरकार ने लगाई होती है, तो ये लाइन लगा के एक एक करके यहाँ से सामान सस्ता, बिल्कुल सस्ता होता है यहाँ पर, ठीक है, जो गरीबों को दिया जाता है। उसके बाद अराउंड कितने हैं इंडिया में, मैक्सिमम 4.6 लाख, अभी तक ज़्यादा ही होंगे। अगर आप गूगल पे सर्च मारोगे तो हर 2 दिन में एक शॉप खुली जाती है। तो ये प्रेजेंट में डाटा भी याद रख सकते हो जब पेपर देने गए, और आप ये भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, 4.6 ऐसे लिख सकते हो, 4.6 प्लस राशन शॉप है। फैमिली विद राशन कार्ड होता है, कैन बाय चीप कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स को सस्ते रेटों के ऊपर ले सकते हैं, राशन कार्ड होता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया। अगर राशन कार्ड की फ़ोटो देखनी है तो आप गूगल पे राशन कार्ड दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है एक यहाँ पर लाइन है कि दिस सिस्टम इंक्लूडेड एमएसपी। हाँ जी, ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये एमएसपी के ऊपर ही डिपेंड होता है। एमएसपी क्या होती है ये मैंने डिटेल में पीछे बता ही दिया है। अब बाकी आती है बात फीचर ऑफ पीडीएस के क्या क्या फीचर होते हैं। पीडीएस मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब पता है क्या होता था, जब ये सिस्टम नहीं होते थे तो किसान क्या होता था, किसान ना स्टॉक करके रख लेते थे चीज़ों को। स्टॉक मतलब जमा करके रखते थे, ठीक है। जमा करना एक बड़ा जमाखोरी, एक बड़ा बुरा अपराध होता है। कैसे, अब मान लो मार्केट में एक चावल का रेट चल रहा है 10 रुपीज़ किलोग्राम, ध्यान से समझना। अब किसानों ने क्या किया होगा, बेच नहीं रहे, वो क्या कर रहे हैं, जमा करके रख रहे हैं। कोई भी जमा करके रख रहा है, किसान ही ABCD कोई भी, ठीक है। अब क्या होता है, मान लो कोई मुसीबत आ गई, कैलमिटीज़ आ गई, भूचाल आ गया, अब उसके रेट डबल कर देंगे वो, अब बेचेंगे। तो पीडीएस सिस्टम से क्या होता है, पीडीएस सिस्टम से मिनिमाइज, कम किसको किया जाता है, हार्डरिंग, ठीक है। इसको क्या बोला जाए, जमाखोरी, जो मैंने अभी बताई है, ब्लैक मार्केट, काला बाजारी है। ब्लैक मार्केट ही होगी तो चीज़ 10 की उसको 20 में बेचना धक्के से, ठीक है। दूसरा, सप्लाई फूड इन फैमिन का मतलब होता है अकाल जिसको पड़ जाए, और हंगर। अकाल पड़ने की सिचुएशन में, अकाल मतलब सारी फसलें ख़राब हो जाती है, हंगर मतलब भूखमारी जब होती है, तब पीडीएस सिस्टम क्या होता है, लोगों तक चीप खाना पहुँचाता है। तीसरा, मेकिंग फूड
अवेलेबिलिटी, हाँ जी आ गई ना वही बात, अवेलेबल करवाना। अब मान लो सरकार के पास फूड ही नहीं है तो अवेलेबल कैसे करवाएगी? टू पुअर एट अफोर्डेबल प्राइस। अफोर्डेबल प्राइस जो मैंने फर्स्ट 3 वर्ड बताए थे उसके ऊपर काम करती है कि एक तो अवेलेबल करवाती है खाना, और एक अफोर्डेबल मतलब सभी को ले सकते हैं। मान लो ये गरीब है, यहाँ पर वो लिख दे 1 रुपीज़ किलो, यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर खाना है 1 रुपीज़ किलो आटा है, और यहाँ पर ये आटे का रेट लिख दे 100 रुपीज़, तो आएगा लाइन में कोई नहीं आएगा। इसीलिए गरीबों को ये सस्ते रेटों के ऊपर दिया जाता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया। उसके बाद आती है लिमिटेशन ऑफ पीडीएस। पीडीएस सिस्टम सरकार ने तो लागू कर दिया, उसमें भी बहुत सारी कमियां पाई गई हैं। वो कमियां कौन कौन सी, उसको बोला जाता है लिमिटेशन। एग्ज़ाम में बड़ी बार पूछा गया है। लिमिटेशन क्या है? फर्स्ट है पुअर फूड ग्रेन क्वालिटी। हाँ जी, यहाँ पर क्या है, कभी कभी देखने को मिलता है कि गंदी क्वालिटी का फूड यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, देखा गया है। ठीक है, उसके बाद फेल टू रिमूव हंगर, भूख को मिटाने में ये असफल रही है। अब मान लो किसानों ने सरकार के पास तो 10 किलोग्राम है स्टॉक में, और 1 किलो एक परिवार को देना है, तो कितने परिवारों को दे सकती है? 10 परिवारों को। अब मान लो परिवार ही वहाँ पर 1000 हो, तो ये कामयाब नहीं रहती कभी कभी। ठीक है, दूसरा मल प्रैक्टिस यूज़। मल प्रैक्टिस मतलब बुरी प्रैक्टिस यूज़ होती है। मान लो फॉर एग्जांपल आपने इंडिया में सुना ही होगा, हर कोई करप्ट है। मान लो किसी की ड्यूटी लगाई जाती है, मान लो मेरी ड्यूटी लगाई जाती है कि आपने यहाँ पर आपके लिए 1000 परिवारों का खाना है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने घर पे ले जाता हूँ, बेच देता हूँ, ब्लैक मार्केट करता हूँ, तो ये भी बुरी बात है। इससे ये पीडीएस सिस्टम ख़राब हो जाएगा। इसीलिए जो खाना गरीबों के लिए उसको देना चाहिए। लास्ट वन इज इरेगुलर ओपनिंग ऑफ शॉप्स। अब पता है क्या होता है, ये जो पीडीएस सिस्टम करियाना शॉप्स होती हैं, सरकारी डिपो वगैरह, ये हमेशा नहीं खुलती, कभी कभी खुलती है जब राशन आता है। ठीक है, तो ये अब मान लो राशन तो सभी को रोज़ ही चाहिए, यूज़ तो रोज़ ही करना है, खाना तो रोज़ ही बनना है, तो कभी कभी खुलेंगी, रश भी ज़्यादा होएगा, कम भी होएगी चीज़, तो ये बुरी बातें हैं। ये लिमिटेशन है जो आपने एग्ज़ाम में सारी लिखनी है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया। कितना चैप्टर रह गया? बस 2 स्लाइड रह गई आपकी। ठीक है, उसके बाद आता है बफर स्टॉक। ये आप यहाँ पीछे आया था ना, बफर स्टॉक, ये आपने ध्यान रखना। स्टॉक का मतलब होता है कोई भी चीज़ स्टोर करके रखनी। बफर स्टॉक जो सरकार स्टोर करके रखती है उसको क्या बोला जाता है? बफर स्टॉक। सिंपल सी बात है। स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स जैसे राइस हो गया, प्रोड्यूस बाय गवर्नमेंट थ्रू एफसीआई के थ्रू जो सरकार खाना बचा के रखती है, उस स्टॉक को क्या बोला जाता है? बफर स्टॉक। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई। उसके बाद आता है इशू प्राइस। इशू प्राइस, जो प्राइस सरकार इशू करती है उसको इशू प्राइस बोला जाता है। इशू प्राइस क्या होता है? प्राइस लोअर देन प्राइस लोअर देन द मार्केट प्राइस। अब मान लो सरकार ने प्राइस इशू कर दिया किराना स्टोर में 1 रुपीज़ किलो, सभी को आटा मिलेगा, मार्केट में क्या रेट चल रहा है? 20 रुपीज़, तो फ़र्क पड़ गया ना। इसको बोला जाता है इशू प्राइस। जो सरकार क्या करती है? डिस्ट्रीब्यूट करती है गरीबों को मार्केट से कम पैसे में, उसको बोला जाता है इशू प्राइस। ठीक है, उसके बाद हंगर, मोस्ट इम्पोर्टेंट। भूख, 2 तरह की भूख होती है। ठीक है, भूख, हंगर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हंगर। एक तो होती है सीजनल हंगर, एक होता है कैथ्रोनिक हंगर। ठीक है, एक एक करके मैं आपको डिस्कस करवाता हूँ। ठीक है, सीजनल हंगर और कैरोनिक हंगर। ठीक है, सीजनल हंगर पहले बात करते हैं। रिलेटेड टू सर्कल ऑफ फूड ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग। सीजनल हंगर का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कनक का सीज़न बोलूँ, सर्दियों में है, मेरे को नहीं पता सर्दियों में, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे सर्दियों में कनक होती है, गर्मियों में चावल। ठीक है, तो सर्दियों में चावल नहीं उग सकते और गर्मियों में कनक नहीं उग सकती, तो ये सीजनल टाइप की होगी। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है? इट प्रिवेंटेड इन अर्बन एरिया ड्यू टू लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी। अब सीजनल हंगर कब चलती है? अर्बन मतलब शहरों में। क्यों? लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी, वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी इतनी नहीं होती, तो इसलिए कौन सी हंगर देखने को मिलती है? अर्बन एरिया में, शहरों में, तो सीजनल हंगर। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया। उसके बाद इट प्रिवेंटेड इन रूरल एरिया बिकॉज ऑफ नेचर एग्रीकल्चर। ठीक है, ये मैं आगे जाके आपको बताता हूँ क्या पॉइंट है। उसके बाद दूसरी हंगर देख लेते हैं,
दूसरी जैसे हमने सीजनल हंगर पढ़ी है, कैथोनिक हंगर। अब ये पता है क्या होता है, ये एक ऐसी चीज़ होती है जब काफ़ी समय से, लगातार समय से भोजन की जो क्वालिटी है और क्वांटिटी है सभी को ना मिले। पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ता हूँ फिर आपको समझ आएगा। इट कॉन्सिक्वेंस ऑफ डाइट्स, मतलब खाने की प्रिसेंटली, लगातार, ठीक है। इनएडिक्वेट मतलब अपर्याप्त, अपर्याप्त मतलब 10 लोगों के लिए खाना चाहिए, खाना कितने लोगों के लिए? 2। तो लगातार इनएडिक्वेट, अपर्याप्त मतलब लगातार खाने की कमी हो, टर्म ऑफ क्वांटिटी और क्वालिटी, ना तो क्वांटिटी अच्छी हो ना तो क्वालिटी अच्छी हो, उस हंगर को क्या बोलते हैं? कैथोनिक हंगर, ठीक है। आई होप ये 2 तरह की हंगर आपको अच्छी तरह समझ आ गई। सीजनल मतलब सीज़न के अकॉर्डिंग, कैथोनिक मतलब कि जो लगातार समय से सरकार के पास ना तो क्वालिटी के पर्पस में बढ़िया फूड हो ना था क्वांटिटी के पर्पस में, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई, ठीक है। अब बेसिकली बात करते हैं, ये पॉइंट रह गया था, इट प्रिवेंटेड इन रूरल एरिया बिकॉज ऑफ द सीजनल नेचर ऑफ एग्रीकल्चर। अब पता है क्या है, 2 तरीके से सीजनल हंगर है ना, 2 तरीके से इफ़ेक्ट करती है। सीजनल हंगर अर्बन एरिया में आपको आ जाए कैसे इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटी वहाँ पर नहीं है। अगर आ जाए रूरल एरिया में सीजनल हंगर कैसे इफ़ेक्ट करती है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर नेचर ऑफ एग्रीकल्चर नहीं रहता। मतलब जैसे मैंने आपको बताया, सर्दियों में जो फसलें उगाई जाती है वो सर्दियों में उगाई जाएंगी, ठीक है, वो गर्मियों में नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो ये रूरल एरिया में नेचर ऑफ एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड होता है और अर्बन एरिया में जॉब अपॉर्चुनिटी के ऊपर डिपेंड होता है। कौन सी? जो सीजनल हंगर है, ठीक है। सीजनल हंगर एक तो डेफिनेशन आपको अच्छी तरह आनी चाहिए, और दूसरी अर्बन एरिया के ऊपर कैसे इफेक्ट डालती है और रूरल एरिया के ऊपर, ठीक है। क्रॉनिक हंगर तो सिंपल आपकी डेफिनेशन है, ठीक है। उसके बाद आता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होती हैं? जैसे सरकार ने बनाई है, ठीक है, तो बेसिकली ये लोगों की हेल्प करने के लिए बनाई होती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी होती क्या है, पहले हम पढ़ते हैं। सोसाइटी विच रन बाय लोकल पीपल, मैं गवर्नमेंट बोल गया था। लोकल पीपल द्वारा जो सोसाइटीज़ बनाई गई होती हैं उसको क्या बोला जाता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी। इलेक्टेड बाय पीपल, यहाँ पर क्या होता है, मान लो 10 लोगों ने डिसाइड किया हम कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएंगे, उसमें से 10 इलेक्शन होंगे, 10 में से जो भी उसका हेड बनेगा वो कोऑपरेटिव हेड बनेगा, ठीक है। दीज कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोवाइडेड पीपल बेसिक नेसेसरी। अब ये जो प्राइवेट तौर पे जो लोगों की हेल्प की जाती है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा की जाती है। हेड है वो क्या करेगा? मुसीबत के समय वेजिटेबल, फूड ग्रेन्स, मिल्क लो प्राइस में देगा, ठीक है, लोगों को, ठीक है। मुसीबत के समय प्राइवेट तरीके से देने वाली जो हेल्प करती है उसको बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। उसके बाद आता है, एग्जांपल आ सकती है आपको, बड़ी इंपॉर्टेंट है कोऑपरेटिव सोसाइटी की। वेरका आपने देखा होगा, पंजाब में ये वेरका का दूध मिलता है, सभी वेरका की पैकेजिंग मिलती है, ये भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है। उसके बाद आ गया मदर डेयरी दिल्ली में होती है, ये उसका लोगो है। उसके बाद अमूल गुजरात, ये अमूल का लोगो है। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है, जो लो प्राइस में देती है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया। उसके बाद बहुत सारी जगह के ऊपर बहुत सारी संस्थाएं बनी होगी जो क्या करेगी, लोगों को अच्छे प्राइस में खाना देगी। जैसे एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस, ये क्या है? ADS। कहाँ पर बनी है? महाराष्ट्र में। दोबारा पढ़ देता हूँ, एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस, ठीक है। ये क्या करती है? नेटवर्क ऑफ NGO, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्या करती है? लोगों की हेल्प करती है। ग्रेन बैंक का मतलब होता है जहाँ पर पैसे रखते हैं, ग्रेन मतलब फूड, जहाँ पर फूड का बैंक होता है इन डिफरेंट रीजन। अब महाराष्ट्र में ADS ग्रेन बैंक है। उसके बाद डिफरेंट पार्ट ऑफ महाराष्ट्र ADS इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के ऊपर अपना प्रभाव डालती हैं। कौन? ADS। क्यों? क्योंकि वो स्टोर करके रखती है फूड, और क्या करती है, नॉन गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट नहीं होती, वो सारी संस्थाएं चलाती हैं ताकि सभी को फूड मिल सके।
उसके बाद 2-4 पॉइंट रहेगी, उसके बाद चैप्टर आपका ख़त्म हो जाता है। एक आता है सब्सिडी। सब्सिडी का मतलब क्या होता है कि आपने अगर अच्छा काम किया तो आपको कुछ सरकार की तरफ से पैसा मिलता है। जैसे मैं पेट्रोल की कार चलाता हूँ तो उससे सरकार को कोई फ़ायदा नहीं है, ना तो एनवायरनमेंट को फ़ायदा है। अब मैं मान लो 1 लाख की 1 लाख की इलेक्ट्रॉनिक कार लेता हूँ तो मेरे को सब्सिडी मिलेगी सरकार की तरफ से। हाँ जी, आपने अच्छा काम किया है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। तो मान लो 1 लाख के लिए मेरे को हो सकता है 20,000 रुपीज़ सरकार की तरफ से मिल जाए। ठीक है, जैसे सोलर सिस्टम लगाते हो, उसमें क्या होता है, घर में मान लो 10 लाख का लगा है तो 5-6 लाख सरकार पे करती है, आपने अच्छा काम किया है। तो सब्सिडी क्या होता है, एक ग्रांट और गिफ्ट ऑफ मनी बाय गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट देती है। जैसे एग्जांपल क्या आएगी, ग्रीन एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक्स कार, वही जो मैंने एग्जांपल दी है। तो यहाँ तक तो आपका होता है चैप्टर फुल फ्लेज ख़त्म। इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपने ये नोट्स लेने हैं, आपने क्या करना है, नोट्स रिवाइज करने हैं। 100% श्योर हूँ, यहाँ पर मैं लिख के देता हूँ, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, यहाँ से हर क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा आपको। ये सारे कॉन्सेप्ट हैं जो आपकी रीडर में से मैंने उठा के लिए है। रीडर बोरिंग होती है इसलिए मैंने नोट से करवाया आपको। ठीक है, ये होता है चैप्टर ख़त्म। मिलते हैं किसी और चैप्टर में। बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।